नमस्कार दोस्तों, आई एम डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप सो एवरीवन इज गुड, राइट? जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि इसके पहले की जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था दैट इज सेल डिवीजन, ये चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट चैप्टर एंड विच इज द लिविंग वर्ल्ड। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं हर साल नीट एग्जामिनेशन में। ये तो पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 जब अपन पढ़ेंगे जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके नीट में निकले जाएंगे, राइट? जो लिविंग वर्ल्ड है, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इट इज अ लिविंग वर्ल्ड। नाउ दिस वर्ल्ड इज प्लैनेट हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द क्रिएचर्स, जिसमें कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, राइट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जनरली अपन डिफाइन करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं जिस तरह से अपन लिविंग थिंग्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपनी एक ग्रोथ होती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? वो कॉन्शियस होते हैं, वो एडेप्टेबिलिटी कर सकते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंट्स को एडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी एक अपनी लाइफ स्पैन होती है। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग्स की अपन बात करते हैं, जिसकी अपनी एक कोई रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होता है, जिसकी अपनी एक सुटेबिलिटी नहीं होता है, एडॉप्टेबिलिटी नहीं होता है, तो मेरे कहने का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप पर्टिकुलरली एक शब्द में आप डिफाइन कर सकते हो इन पर्टिकुलर सेंस, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। जैसे आप जानते हो दोस्तों कि इस प्लैनेट पे, इस अर्थ प्लैनेट पे कई सारे अद्भुत दृश्य आपको दिखाई देंगे, जिसमें एक बहुत ही सुंदर इकोसिस्टम बना हुआ है, राइट? सो इट इज अ गॉड गिफ्ट, दिस नेचर इज अ गॉड गिफ्ट, जिसमें कई तरह के अलग अलग प्राणी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको माउंटेन भी दिखाई देगा, इस प्लैनेट पे आपको माउंटेन भी दिखाई देगा, समुद्र भी दिखाई देगा, राइट? कई सारे रिवर्स आपको दिखाई देंगे, पॉन्ड्स दिखाई देंगे, फॉरेस्ट एरिया आपको दिखाई देगा, राइट? देयर आर द डिफरेंट इकोसिस्टम। दिस इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स, the different habitat area, different places, different locations. ये जो planet है ये कई सारे चीजों से मिलके बनता है, राइट? इस living thing को या living world को समझना इतना आसान नहीं है, जिसमें कई सारे क्रिएचर्स बनाया है, राइट? अगर आप समझने की कोशिश भी करोगे तो ये जो साइंस या एक फिलोसॉफिकल थिंग्स है ये बहुत छोटी पड़ जाएगी, राइट? सबसे पहले अपन जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट द लाइफ इज अबाउट। अगर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट द लाइफ इज, लाइफ क्या है, लाइफ में कौन कौन सी चीजें आती है, तो सबसे पहले अगर आपको लाइफ को समझना है, सबसे पहले लाइफ को समझना है, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लिविंग। लाइफ को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि लिविंग क्या है, देन आपको समझ में आएगा कि द पर्पस ऑफ लाइफ। वंस यू विल गेट द लिविंग, एक बार आपको लिविंग अगर समझ में आता है, देन आपको समझ में आएगा कि लाइफ का पर्पस क्या है। नाउ व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट। देयर आर टू टर्म्स, साइंटिफिक टर्म एंड द फिलोसॉफिकल टर्म। साइंटिफिक टर्म बोलने के लिए आसान है, द लाइफ इज और द लिविंग, व्हाट इज लिविंग। बट फिलोसॉफिकली देखा गया तो लिविंग जो है कौन कौन सी चीजें आती है इस लिविंग में। there are certain characteristics by means of which we have to find out the living. जो भी कुछ लिविंग क्रिएचर्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स है, आई एम टेलिंग अबाउट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको लाइफ फाइंड आउट करना है, लाइफ फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लिविंग, व्हाट इज लिविंग ऑल अबाउट। उस लिविंग को जानने के लिए आपको सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे या सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने होंगे। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि ग्रोथ क्या होता है, ये सबसे पहले चीज आपको पता होना चाहिए। व्हाट द ग्रोथ इज ऑल अबाउट, यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट। देन रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद आपको देखना है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है। एक सिस्टमेटिक मैनर में सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिससे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे अपन देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है। इसके बाद अपने को देखना है कि रिस्पॉन्सिवनेस,
ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी इस प्लैनेट पे है सभी जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जो भी सेंसेशन मिलता है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वो रिस्पॉन्ड करता है, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस या कॉन्शियसनेस। वन मोर कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज मेटाबॉलिज्म। बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, वन इज कैटाबॉलिज्म, सेकंड इज एनाबॉलिज्म। वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस मतलब बॉडी जो है ये अपना अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन करके रखता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 ही होगा। गर्मी में क्यों नहीं बढ़ता है टेम्परेचर, ठंडी में टेम्परेचर क्यों कम नहीं होता है बॉडी का? बिकॉज बॉडी के पास वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, जिसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद आपको देखना है एडाप्टेशंस। आपको पता है कि कितने सारे लिविंग क्रिएचर्स है इस प्लैनेट पे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक अपना अनफेवरेबल कंडीशन बोलो, उस अनफेवरेबल कंडीशन को वो फेवरेबल बनाता है, जिसमें वो एडजस्ट हो जाता है, उस एनवायरनमेंट से वो एडॉप्ट कर लेता है, उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से हिमाचल प्रदेश जाऊंगा, दैट मींस मनाली अगर मैं जाऊंगा, वहां पे जाके मुझे 2 या 3 दिन टाइम लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने को। इज इट क्लियर? सो पहले 2 दिन 3 दिन तकलीफ होगी, लेकिन चौथे दिन 5वें दिन से फिर मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। दैट मींस व्हाट? आई एम एडॉप्टिंग द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ओवर देयर। मैं उस एनवायरनमेंट को वहां पे एडॉप्ट कर रहा हूं। सो हर एक प्राणी जो है, इस क्रिएचर जो जितने भी क्रिएचर्स है इस वर्ल्ड में, सारे क्रिएचर्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो एडॉप्ट करते हैं इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को। इज इट क्लियर? वो भी आप देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद एजिंग एंड डेथ। नाउ कोई ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आता है, एक ना एक दिन वो मिट्टी में मिलना है। दैट मींस एजिंग फॉलोड बाय डेथ। सो जिस सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जिससे टिश्यू बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ये जो ऑर्गेनिज्म जो सेल से बना हुआ है, हर एक सेल का एजिंग होते जाता है। एजिंग मतलब उसका फंक्शन जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसका फंक्शन धीरे 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 कम होते जाता है, उसकी एक्टिविटी कम होती है, जिससे एक टाइम आएगा जहां पे सेल की डेथ हो जाएगी। राइट? सेल की डेथ होगी, टिश्यू की डेथ होगी, ऑर्गन की डेथ होगी, तो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। सो डेथ के बारे में अपन देखेंगे। डेथ में भी 2 तरह की डेथ होती है, राइट? वो भी अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट? तो चालू करते हैं सबसे पहले ग्रोथ से। सो हियर इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या बोला मैडम ने? इट इज अ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द मास ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस से यहाँ पे सेल का मास बढ़ता है, सेल का साइज बढ़ेगा, जिससे इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी। जब बच्चा आता है, राइट, छोटा होता है, तो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो उस इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है तो वो बढ़ते जाता है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों कहा गया? कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटे से बड़ा होता है तो वापस बड़े से छोटा नहीं होता है। तो ये वन साइड फिनोमिना है, जिसको अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं, जहां पे मास बढ़ता है, सेल का मास या सेल का नंबर बढ़ सकता है। सो ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है, यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो इंक्रीज इन नंबर, यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ रहा है, राइट, या इसको अपन बोल सकते हैं कि सेल का साइज बढ़ रहा है। सो ग्रोथ को आप दोनों टर्म से डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे इंक्रीज इन द मास या इंक्रीज इन द नंबर। The increase in mass is related to the increase in size of the cell. तो सेल का साइज बढ़ेगा या सेल का नंबर बढ़ेगा, सो दोनों को अपन बोलेंगे कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है। These are the two representative words. Now लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल की ग्रोथ होती है या जो इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है, इसमें 2 तरह के सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, दूसरा होता है अपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस मतलब क्या होता है? नाउ दिस इज द सेल, हियर इज द सेल। अभी सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म है और साथ में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म है। सो साइटोप्लाज्म विद द न्यूक्लियोप्लाज्म इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। सो जब ये प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा अंदर से, तो सेल का साइज बढ़ेगा, धीरे धीरे सेल की ग्रोथ हो जाएगी, राइट? नाउ इस प्रोटोप्लाज्म में कौन सी चीज आती है? साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियस कंटेंट दोनों आती है। तो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट में जो कंटेंट्स है, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट, जब उसका कंटेंट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली सेल की ग्रोथ होगी, सेल का साइज बढ़ेगा, जिसको अपन कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। सो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस जो सेल के अंदर में होते हैं, जो सेल का साइज बढ़ा सकते हैं, उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। वैसे अपोप्लाज्मिक सब्सटेंस होते हैं, ये भी सेल के साइज को बढ़ा सकते हैं या सेल की ग्रोथ करा सकते हैं।
नाउ अपोप्लाज्मिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? अपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस है जो सेल के बाहर होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक कहां पे होते हैं? सेल के अंदर में। अपोप्लाज्मिक सेल के बाहर में। जैसे कि सेल, ये जो सेल है, ये सेल वॉल बनाता है ऊपर में, ये सेल वॉल बनाता है। क्या बनाता है? सेल वॉल बनाता है। तो ये जो वॉल है, सेल वॉल व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, दिस सेल वॉल इज द आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल और द प्लांट सेल। अभी क्या है? ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, ऊपर से कवरिंग हो रहा है, वो जो सेल के बाहर से उसकी ग्रोथ हो रही है। तो जिसको अपन कहते हैं अपोप्लाज्मिक, जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, जिसके वजह क्या, जो सेल का बाहर का कंपोनेंट है जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ हो रही है, उसको अपन कहते हैं अपोप्लाज्मिक सब्सटेंस या अपोप्लाज्मिक कंटेंट। इसमें सेल वॉल आता है या फाइबर्स आते हैं, कई सारे फाइबर्स आते हैं उसमें, तो ये उस सेल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसीलिए तो ये हो गया आपका ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस लिविंग वर्ल्ड में, जो लाइफ की कंटिन्यूटी को सामने बढ़ाता है, लाइफ की कंटिन्यूटी को जारी रखता है। अगर थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि रिप्रोडक्शन अगर नहीं रहा तो जनरेशन वहीं पे रुक जाएगा। बेसिकली फर्दर एक इंडिविजुअल दूसरे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा इफ देयर इज नो रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज अ बिग इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन दिस इकोसिस्टम, इन दिस होल वर्ल्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन वो चीज है जिसमें कई सारे न्यू सिमिलर इंडिविजुअल्स बनते हैं। सो जैसे ऑल वी केम फ्रॉम आवर पेरेंट्स, नाउ वी आर बीइंग द जनरेशन, अपन नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करेंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करेगा, वो नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करेगा। इस तरह से लाइफ की जो कंटिन्यूटी जो है ये जारी रहेगी। उसके लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, विच इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ना जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह से हो सकता है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। एक होता है असेक्सुअल, जिसको अपन यूनिपैरेंटल कहेंगे, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होगा असेक्सुअल में। सेक्सुअल में क्या होगा? दो पेरेंट्स, मतलब मैटरनल और पैटर्नल साइड रहेगा, यहाँ पे बाय पेरेंट रहेंगे। सो इन ईदर ऑफ द केस दे विल रिप्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल, वो न्यू इंडिविजुअल को बनाते हैं। इसे क्लियर? तो दोनों प्रोसेस देखो इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। वैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नंबर ऑफ टाइम्स, एक से ज्यादा मल्टीपल टाइम जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे? ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको अपन कहते हैं सेमी लैप्रस। सेमी लैप्रस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में बिफोर डेथ वो वंस इन अ लाइफ टाइम वो न्यू इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, एक ही बार नए इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करते हैं। जबकि इटेरोपोरस जो होते हैं, इटेरोपारस जो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अपने लाइफ टाइम में मल्टीपल टाइम्स नए इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये एक से ज्यादा इंडिविजुअल को पैदा कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनका रिप्रोड्यूस साइकिल कंटिन्यू रहता है। So these are the two organisms under the reproduction. Now we discuss about the next important characteristic, that is metabolism. Right? So metabolism क्या होता है? Yes. So third characteristic is metabolism बोला था। पहले सबसे पहले अपन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद सीक्वेंस में अपन मेटाबॉलिज्म कर लेते हैं। राइट? तो सबसे पहले देखते हैं अपन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको पता है दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक जहां पे यूनिसेलुलर होता है, तो एक ही सेल जो है उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो एक सिंगल बॉडी होता है। वही अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे अपन, यू, मी, सेवरल प्लांट्स और एनिमल्स, ये सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बनते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स दे विल फॉर्म the group of cells, they will form the tissue, and tissue form the organ, and organ form the organ system, and organ system will leads to organism। इस तरह से यहाँ पे सेल्स का प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिससे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। यूनिसेल में एक ही सेल रहता है, इसलिए वो कंप्लीटली एक सिंगल बॉडी रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया, सिंगल सेल, दैट विल बी अ सिंगल बॉडी। बट इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल और प्लांट्स, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स बनता है उसमें सेल्स का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल्स को ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्स को ऑर्गेनाइजेशन से टिश्यू, टिश्यू को ऑर्गेनाइज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। इस तरह से प्रॉपरली सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। राइट? सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिवनेस, जिसको अपन कहते हैं कॉन्शियसनेस। अगेन इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस वी टॉकिंग अबाउट? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से इस प्लैनेट पे सभी जो है वो
एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब आपको पता है कई सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है अपना आजू बाजू में जितना सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जैसे लाइट आता है, लाइट से कैसे टेम्परेचर बढ़ता है। सो जैसे ही अपन बाहर जाते हैं, जैसे सूरज की किरणें अपने ऊपर पड़ती है, तेज अगर धूप रहती है तो तुरंत अपन रिएक्ट करते हैं कि धूप है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द रिस्पॉन्सिवनेस, दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉन्शियसनेस। सो ये लिविंग बीइंग्स में होता है, ये लिविंग थिंग्स में ही होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसको अपन रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। तो सडनली एक स्टिमुलाई मिलता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर मैं कहीं दूर जाता हूं, ठंडे प्रदेश में अगर मैं जाता हूं, जहां कहा जाता हूं ठंडे प्रदेश में अगर मैं जाता हूं तो वहां पे कोल्ड रहेगा। सो व्हाट विल बी द कोल्ड? कोल्ड विल बी द एक्सटर्नल स्टिमुलाई फैक्टर, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, फिर मुझे तुरंत रिस्पॉन्ड करूंगा मैं कि ठंडी लग रही है मुझे, राइट। सो जब हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में जाऊंगा तो बोलूंगा कि गर्मी हो रही है, या क्लाइमेटिक कंडीशन जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में जाऊंगा तो बोलूंगा कि ठंडी लग रही है। सो व्हाट दिस इज रिस्पॉन्सिवनेस, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्शियसनेस, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को अपन रिस्पॉन्ड करते हैं, इसको अपन कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस या कॉन्शियसनेस, राइट। नेक्स्ट इज द मेटाबॉलिज्म। आपके बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज होती है या जो भी फंक्शंस सेल परफॉर्म करती है, उस सारी चीज के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी होता है। उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से आपके बॉडी में एटीपी जनरेट होता है और वही एटीपी आपको एनर्जी दिलाता है टू परफॉर्म द सेवरल बॉडी फंक्शंस। नाउ इस मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट इज एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव पार्ट। ये कई सारे कंपोनेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म जहां पे सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल यहां पे एनाबॉलिज्म में क्या बताया मैंने आपको? एनाबॉलिज्म में सिंपल कंपाउंड यूज करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए इसने। अमीनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स, कई सारे अमीनो एसिड्स जो है, वैसे अमीनो एसिड में आपको बताऊं अमीनो एसिड तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। सो अमीनो एसिड कहां से बनता है? इसके लिए अपने को कार्बोक्सिल ग्रुप चाहिए, इसके लिए अपने को अमाइन ग्रुप चाहिए, इसके लिए कार्बन चाहिए। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस जितने भी एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठा होके कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। दिस इज व्हाट वी कॉल द एनाबॉलिज्म। सो सिंपल कंपाउंड्स यूज करके जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो इसको अपन एनाबॉलिज्म कहेंगे। देन कैटाबॉलिज्म क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उसका ब्रेकडाउन होगा तो सिंपल कंपाउंड बनेंगे, राइट। सिंपल कंपाउंड फॉर एग्जांपल स्टार्च है, स्टार्च पोटैटो में जो पोटैटो खाते हैं उसमें स्टार्च रहता है। स्टार्च जैसे ही मुंह में जाता है, माउथ कैविटी, इट इमीडिएटली गेट डिसॉल्व्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैलिवरी सेक्रेशन होता है जिसमें एंजाइम होता है अमाइलेज। अमाइलेज उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो स्टार्च क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जब स्टार्च जब स्टार्च कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, so what the starch is? Starch is complex molecule. What glucose is? Glucose is simple compound. एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? यही सिंपल कंपाउंड ग्लूकोज जो है, कई सारे ग्लूकोज मिलके ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म में वही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, उससे सिंपल मॉलिक्यूल बन रहे हैं और उस सिंपल मॉलिक्यूल का फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन होगा, जिससे ये एटीपी बनाएगा। That means we need the metabolism to carry out our body functions or the activities. अपने body functions और activities carry करने के लिए ये process अपने body में चाहिए होता है। This is metabolism. Now the next one is homeostasis. What is homeostasis? Homeo मतलब अंदर का, environment, stasis मतलब maintain, balance. होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को वो मेंटेन करता है by means of homeostasis process. So homeostasis is nothing but the condition where there is a maintenance of the internal environment irrespective of the external environment. कभी ऐसा होता है कि आपने देखा है कि जैसे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी आपने देखा है कि समर में आपका बॉडी टेम्परेचर 45 हो रहा है और इधर विंटर में आपका बॉडी टेम्परेचर 25 पे जा रहा है। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है, क्योंकि आपके बॉडी में ये मैकेनिज्म है जो थर्मो रेगुलेट करता है। वो बॉडी को थर्मो रेगुलेट करता है, वो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करता है, राइट। तो इसको अपन कहते हैं होम्योस्टेसिस। नाउ होम्योस्टेसिस में यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं।
ऑर्गेनिज्म जो है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बिना सराउंडिंग एनवायरनमेंट के वो अपने आप को एक ही टेम्परेचर पे बनाए रखते हैं। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है? लेट्स सी। सो ऑर्गेनिजम्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इनको अपन कहते हैं एक्टोथर्मिक। एक्टो मतलब बाहर, थर्मिक थर्मा मतलब टेम्परेचर। सो एक्टोथर्मिक वो ऑर्गेनिज्म से जो अपना टेम्परेचर जो है एक्सटर्नल सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करते हैं। सो इसको अपन क्या कहते हैं? एक्टोथर्मिक। इसको अपन कहते हैं पिकिलोथर्मिक। पिकिलोथर्मिक, इस पिकिलोथर्मिक को अपन कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो कि एक्टोथर्मिक होते हैं, ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट से उस सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं। दीज आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, खास करके जो कोल्ड रीजन्स में होते हैं। एग्जांपल रेप्टाइल्स है, फिशेस है, एम्फीबियंस है। रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फीबियंस ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो एक्सटर्नल टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर ये चेंज करते हैं। These are called एक्टोथर्मिक या पिकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये एनिमल्स का एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है जो इस कैटेगरी में आते हैं, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस। और एक कैटेगरी क्या किया है? एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर। ये बॉडी का अंदर का जो एनवायरनमेंट है, जो टेम्परेचर है वो फिक्स रखते हैं, वो मेंटेन रखते हैं विदाउट बीइंग चेंजिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इस तरह के एनिमल्स को इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर का सराउंडिंग एनवायरनमेंट किस तरह से है, वो कोल्ड है या हॉट है, ये कोई रिलेशन नहीं रहता है। ये एनिमल्स जो है जिसको अपन वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, ये अपना अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रखते हैं, एक ही टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। कौन आता है? आप, मैं, इजीली वी, मैमल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सभी किस में आते हैं? दे कम्स अंडर द एंडोथर्मिक एनिमल्स, जिसको अपन वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। क्या आप, मैं, अपन बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं क्या सराउंडिंग एनवायरनमेंट से? नहीं। तो अपन कौन से इसमें आते हैं? वी कम्स अंडर एंडोथर्मिक। एक्टोथर्मिक, एक्टो मतलब बाहर, एक्टोथर्मिक को कौन आते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, उसको अपन एक्टोथर्मिक कहते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज होमियोस्टेसिस। Now we'll move towards the next one. So here the next characteristic is adaptations. Followed by we'll discuss about aging and cell death. What is adaptation? जैसे सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर बॉडी को अपने आप को कोई दूसरे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से एक्लेमेटाइज करना है, फॉर एग्जांपल जैसे नागपुर है, ये हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है यहाँ पे। जब यहाँ से आप मनाली में जाओगे तो वहां पे कोल्ड होता है, वहां पे ठंडी रहती है ना। उस ठंडी में अपने आप को सेव रखने के लिए आप क्या करते हो? पहले दिन जो है आप ब्लैंकेट ओढ़ोगे, रजाई ओढ़ोगे, राइट? ऐसे 2, 3 दिन, 4 दिन आप ब्लैंकेट पे ब्लैंकेट ओढ़ते जाओगे, लेकिन एक दिन आएगा 3 से 4 दिन के बाद आपकी बॉडी जो है वो एक्लेमेटाइज करेगी उस सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, जिसको अपन कहते हैं एडाप्टेशन। सो बॉडी जो है वो एडॉप्ट कर लेता है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस को इन ऑर्डर टू गेट सर्वाइव। अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उस पर्टिकुलर सराउंडिंग एनवायरनमेंट को वो एडॉप्ट कर लेता है। सो जो एडॉप्टेशन है ये 2 तरह का होता है। इसमें और भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एडॉप्टेशन 2 तरह का होता है, वन इज लॉन्ग टर्म एडॉप्टेबिलिटी एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म एडॉप्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म एडॉप्टेबिलिटी क्या होता है? लॉन्ग टर्म जहां पे आपने परमानेंट चेंजेस लाई है अपने स्ट्रक्चर में, राइट? वो इनहेरिटेबल जो ट्रेड्स है उसमें आपने परमानेंट चेंजेस लाई है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मिमिक्री करते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, स्टेज आर्टिस्ट जो होते हैं वो मिमिक्री करते हैं, राइट? सो उन्होंने जो अपना गले की जो आवाज है उन्होंने अपने परमानेंटली चेंज किया है, उस स्ट्रक्चर को उन्होंने परमानेंटली चेंज किया है। सो ही कैन मॉड्यूलेट इट्स साउंड, दिस इज अ परमानेंट वन। वो अपने साउंड को मॉड्यूलेट कर सकता है, हमेशा वो अपने साउंड को मॉड्यूलेट कर सकता है। ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस उन्होंने लाया है अपने लैरिंक्स बॉक्स में, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म एडॉप्टेबिलिटी। सिंपल एग्जांपल इज मिमिक्री। समझ में आया आपको? सो ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने स्ट्रक्चर में ये परमानेंट चेंजेस लाता है। देन व्हाट इज शॉर्ट टर्म एडॉप्टेबिलिटी? शॉर्ट टर्म एडॉप्टेबिलिटी जो है ये टेम्परेरी चेंजेस होती है। दीज आर बीइंग द टाइम बीइंग फॉर एग्जांपल विंटर सीजन में जो है हाइबरनेशन आता है, विंटर सीजन हाइबरनेशन आता है। देन समर में एस्टिवेशन आता है। सो हाइबरनेशन इज अ विंटर स्लीप। विंटर में अगर आप देखोगे तो आप सुबह में आपको उठने की इच्छा नहीं होती है, राइट? सुबह में उठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वही समर आता है तो जल्दी नींद खुल जाती है।
So what these are? These are the climatic conditions से जो अपने आप को मॉड्यूलेट कर रहे हो, जिसको अपन एडाप्टेशन कहते हैं। सो ठंडी में ठंडी लगने की वजह से आपकी बॉडी जो है, आप बॉडी को, सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए आप जो है आप रजाई ओढ़ते हो, ब्लैंकेट ओढ़ते हो। Now this is what this is the adaptability to that particular short period of time. विंटर सीजन के लिए ये एडाप्टेबिलिटी रहती है। समर आएगा, देन आपका जो पोस्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी का, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस जो आपका हाल चाल रहेगा सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एन एडाप्टेबिलिटी। सो सीजन वाइज जो अपने आप को मॉड्यूलेट करते हैं, दैट कम्स अंडर द शॉर्ट टर्म एडाप्टेबिलिटी, जैसे कि विंटर स्लीप और समर स्लीप। विंटर स्लीप मतलब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। Both these are the example of short term adaptability. The last one is aging and cell death. जो भी इंडिविजुअल इस प्लैनेट पे आया है, एक ना एक दिन जो है वो मिट्टी में मिलना है, राइट? सो जो सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बर्थ, सेल का एजिंग सबसे पहले पेट से ही चालू हो जाता है। जब कोई बच्चा, फीटस की जब ग्रोथ होती है मदर के वूम्ब में, उस टाइम से ही सेल का एजिंग चालू होता है। आपको पता है एम्ब्रियोनिक सेल का डेवलपमेंट होता है बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन वहीं से चालू हो गया। सेल डिवीजन चालू होगा मतलब एजिंग प्रोसेस चालू हो गया। तो जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेल की जो लाइफ स्पैन है वो कम होती जाती है। सेल की लाइफ स्पैन इन द सेंस सेल की जो फंक्शनैलिटी है, सेल की जो फंक्शनैलिटी है वो कम होती जाता है। सो व्हाट द एजिंग इज द प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन। सेल बोलो या टिश्यू बोलो या ऑर्गन हो, उसका जो फंक्शन है वो धीरे धीरे वो अपनी फंक्शन या एक्टिविटी जो है वो कम होती जाता है। उसकी एक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है। सो दिस फंक्शनल डिटेरियोरेशन ऑफ द सेल और टिश्यू, उसको हम कहते हैं एजिंग, एंड दैट विल लीड्स टू सेल डेथ। उसके वजह से एक टाइम पे सेल की डेथ हो जाएगी। सेल डेथ विल लीड्स टू द पर्सन और द इंडिविजुअल डेथ। और जो डेथ है ये दो प्रकार का होता है, वन इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल डेथ एंड सेकंड इज कॉल्ड द क्लिनिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ में डेथ कब घोषित किया जाता है? जब कोई भी इंडिविजुअल का ब्रेन डेड हो जाता है। ब्रेन की जब डेथ हो जाती है तो समझ लेना कि उस पर्सन को अपन कहेंगे या उस डेथ को अपन कहेंगे बायोलॉजिकल डेथ। सो ब्रेन की डेथ कब होती है? जब प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उस टाइम पे यहाँ पे ब्रेन की डेथ हो जाती है। देन व्हाट अबाउट क्लिनिकल डेथ? क्लिनिकल डेथ कैसे चेक करते हैं? एक कोई भी इंडिविजुअल उसको डेथ कब घोषित करते हैं? क्लिनिकली, जब वो हॉस्पिटल में होता है, जब उसका पल्स रेट चालू नहीं है, हार्ट रेट चालू नहीं है, देन ब्रीदिंग चालू नहीं है उसका, देन पुपिल डायलेशन हो रहा है, पुपिल का कंप्लीटली डायलेट हो चुका है। इज इट क्लियर? सो ये जो क्लिनिकल डेथ है उसमें कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनालाइज करके उसको डेथ घोषित किया जाता है, जिसमें पल्स रेट है, हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, ये सारी चीजें हो रही कि नहीं हो रही है, किस नहीं हो रही है, दैट मींस द पर्सन इज डेड। तो उस डेथ को अपन कहते हैं क्लिनिकल डेथ। नाउ व्हाई द डेथ इज एसेंशियल? डेथ भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस इकोसिस्टम का, इस एनवायरनमेंट का, जिससे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग चालू होता है। अल्टीमेटली द डेड बॉडी और द डेड पर्सन इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड इन द सॉइल। जो डेड बॉडी है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी मिनरल्स निकलेगी अल्टीमेटली कहां पे जाएगी? सॉइल में जाएगी। तो यहाँ पे वापस न्यूट्रिएंट्स और मिनरल जो है सॉइल से वापस मिलेगी। सो ये एक तरह का रिसाइक्लिंग प्रोसेस है। Is it clear? Now the check point it is also essential because it need to check the population also. So these are certain important characteristics which will define the living, and living will define the purpose of the life. This is all about the characteristics. Right? Hope you guys enjoyed this one a lot. Right? So don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.